नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप भी मल्टीपल लोन के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, लोन की ईएमआई आपकी कमाई से ज्यादा हो रही है, घर के खर्चे चला पाना मुश्किल लग रहा है, एक लोन भरने के लिए दूसरा, दूसरे भरने के लिए तीसरा, और इसी तरीके से आप लोन ले लेकर मल्टीपल लोन ट्रैप में फंस चुके हैं। तो अगर आपने किसी भी प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन लिया है, जैसे कि आपका पर्सनल लोन है, आपका बिजनेस लोन है, आपने क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया है, चाहे कोई भी लोन हो जिसमें आपने कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट मॉर्गेज नहीं किया हो, और अब आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होने के कारण आप आगे ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, चाहे वो जॉब लॉस की वजह से हो, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, बिजनेस लॉस हो गया हो, या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, कई बार कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके पास आ गई हो, तो इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अब जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत तरह तरह की जानकारियां दी जाती हैं कि कैसे इस लोन ट्रैप से निकला जाए। क्या सेटलमेंट ही एक ऐसा रास्ता है जो इस ट्रैप से निकला जा सकता है? बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का मेरे से सवाल रहता है कि मैडम, हमारा जो मल्टीपल लोन हो चुके हैं और अब हम इस लोन ट्रैप से निकलना चाहते हैं, हमें सेटलमेंट करना है, आप बताएं हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इससे निकल सकते हैं। हमें सेटलमेंट जल्द से जल्द करना है ताकि हम इस लोन ट्रैप से निकल जाएं। लोन का जो सेटलमेंट होता है वो किस तरह से होता है, कितने % पे होता है, कम से कम में कितने में हो सकता है लोन का सेटलमेंट, अगर लोन नहीं भरे तो क्या हो सकता है, सेटलमेंट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। अब जैसे कि आपने कई जगह से सुना भी होगा, लोन की ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको साफ साफ शब्दों में ये बताना चाहूंगी कि अगर आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं हैं और आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है, तो आप अनसिक्योर लोन जब आपका एनपीए हो जाता है उसके बाद सेटलमेंट करके भी अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो सकते हैं। अब सेटलमेंट होता कैसे है, करना कैसे है, कम से कम में कैसे होगा, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ जानकारी से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब जब आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो सबसे पहले बैंक एनबीएफसी आप पर ईएमआई भरने का दबाव बनाता है। रिकवरी एजेंट्स के द्वारा कॉल करके, होम विजिट करा करके, जो एजेंट्स है वो आपके घर विजिट करते हैं, कई बार तो हैरासमेंट करते हैं। तो एजेंट्स की हैरासमेंट से बचने के लिए उनको हैंडल कैसे करें, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि लोन अकाउंट एनपीए कब होता है, हमें तो पता ही नहीं है कि लोन अकाउंट एनपीए हो गया हमारा। तो यहाँ पे आपका जब लोन अकाउंट एनपीए होता है उसका मतलब ये है कि जब भी आपने डिफॉल्ट किया है तो आपके डिफॉल्ट के 92 डेज हो चुके होते हैं, और बैंक एनबीएफसी आपको एनपीए का नोटिस भेजती है कि अगर आपने ईएमआई नहीं भरी तो आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला जाएगा। तो आपको नोटिस के माध्यम से भी बैंक एनबीएफसी बताती है कि आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है। और जब आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उसके बाद बैंक एनबीएफसी लीगल एक्शन लेने की तैयारी करने लगता है। लीगल एक्शन में आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू, आपका रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, ये आपको सबसे शुरू में आते हैं। बट अगर कोई भी लीगल एक्शन वो इनिशिएट करती है तो वो एनपीए के बाद ही करती है, जिसमें आपका आर्बिट्रेशन का नोटिस होता है। और जब आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक एनबीएफसी लीगल एक्शन लेने की तैयारी करने लगता है। अब जब लीगल एक्शन लेने की तैयारी होती है तो बैंक एनबीएफसी आपको लीगल नोटिस भेजती है, चाहे वो सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन का हो, चाहे आपका सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का हो अगर आपका ईसीएस मैंडेट लगा हुआ है लोन में, या फिर कोई भी सिविल रिकवरी सूट हो, 316, 318 क्रिमिनल में कंप्लेन का नोटिस आता है। तो इस तरह के नोटिस आपके पास उस लीगल नोटिस के माध्यम से इनिशिएट करती है लीगल प्रोसीडिंग्स। अब इन सब से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी लीगल एक्सपर्ट
एडवोकेट के माध्यम से इन लीगल नोटिसेस का रिप्लाई करें। आर्बिट्रेशन का आपके पास नोटिस आए, अगर आपकी कंसेंट नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। सेक्शन 25 का आए तो क्यों एक्शन ना ले आपके ऊपर, सेक्शन 25 में आप वो रिप्लाई कर सकते हैं। 316, 318 क्रिमिनल कंप्लेन का आपके पास नोटिस आए तो क्यों ईएमआई डिफॉल्ट एक चीटिंग फ्रॉड नहीं है, ये रिप्लाई के माध्यम से बता सकते हैं। अब ये तो हो गया कि आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। जो भी बैंक एनबीएफसी है वो सबसे पहले आपके लोन की रिकवरी करने की जब पूरी प्रोसीडिंग करती है उसके बाद फिर वो सेटलमेंट पे आती है, आपसे सेटलमेंट की बात करती है। कई मेरे व्यूअर्स ने मुझे बताया है कि उनके पास कॉल आता है बैंक एनबीएफसी से और वो बोलते हैं कि आप एक ईएमआई भर दो, हम आपका जो लोन है वो सेटलमेंट करा देंगे। बट यहाँ पे अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो चुका है या होने वाला है और आप एक ईएमआई भर देते हैं तो आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं होता है, और एनपीए जब होता है उसके बाद ही आपका लोन सेटलमेंट होता है। तो अगर आप ईएमआई भरने की सोच रहे हैं और अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया उसके बाद आप ईएमआई भरने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको भारी नुकसान यही उठाना पड़ता है। तो जो भी आप लोन की ईएमआई पे करते हो एनपीए होने के बाद वो आपकी इंटरेस्ट पेनल्टीज में ही कट जाती है और आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है वो एज इट इज बना रहता है। तो इसलिए अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाए तो उसके बाद अगर आप ईएमआई देते हैं या तो आप सेटलमेंट करो या फिर आप अपना टोटल आउटस्टैंडिंग पे करके ही अपने ड्यूज क्लियर करो। अब बात आती है कि लोन अकाउंट सेटलमेंट भी करना है और कम से कम अमाउंट में करना है। तो कम से कम अमाउंट में करने के लिए आपको इन लीगल प्रोसीडिंग्स को हैंडल करना पड़ता है। जो भी आपके पास लीगल नोटिस आता है उनका टाइम से रिप्लाई करो। आप लेंडर कंपनी से कम्युनिकेशन मेंटेन करो, चाहे वो बैंक एनबीएफसी हो, बैंक हो या कोई भी लेंडर कंपनी हो, उनको अपना रिप्लाई आप चाहे आप अपनी तरफ से देना चाहें अपनी तरफ से भी दे सकते हैं या फिर आप किसी लीगल एक्सपर्ट के द्वारा भी दे सकते हैं। तो अपना रिप्लाई जरूर दें ताकि एक कम्युनिकेशन बना रहे और उनको भी लगे कि हाँ कम्युनिकेशन हमारा बना हुआ है, तो इसका मतलब या तो वो अपने ड्यूज पूरे क्लियर करेगा और अगर उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो कर सके तो सेटलमेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपके पास इनिशियली सेटलमेंट के लिए ऑफर आता है तो 60%, 70% ऑफर आता है। बैंक एनबीएफसी आपको कहती है कि इतना ही हो सकता है, अब इससे ज्यादा हम सेटलमेंट करेंगे ही नहीं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि सेटलमेंट कम से कम में होता नहीं है, बट इनिशियली जब आप उनसे ऑफर मांगेंगे तो वो आपको ज्यादा अमाउंट ही बताते हैं। तो आप उस अमाउंट को नेगोशिएट कर सकते हैं। आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। आप अपने नोटिस के माध्यम से, अपने रिप्लाईज के माध्यम से उनको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताएं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स दें ताकि उनको पता लगे कि एक्चुअली में आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, आप किसी मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे हो। क्योंकि बैंक एनबीएफसी को नहीं पता कि आपके साथ में क्या सिचुएशन चल रही है। बैंक एनबीएफसी को यही लगता रहता है कि ये विलफुली डिफॉल्ट कर रहा है, ये हमारा पैसा देना नहीं चाहता है। तो इसी वजह से उसकी जो रिकवरी प्रोसीजर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत हार्श हो जाता है, बहुत रूड हो जाता है और आप इससे हैरास परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप बैंक को इंटीमेट कर देते हो और अगर उस इंटीमेशन के बाद भी बैंक एनबीएफसी आपको हैरास परेशान करे तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। बैंक को कंप्लेन करें सबसे पहले, उसके बाद आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर बैंक कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो ये आपके पास राइट है अपनी बात को रखने का। तो आप इस राइट का यूज करके कंप्लेन के माध्यम से उनको बता सकते हो जो भी आपके जो रिकवरी के टाइम पे हरासमेंट हो रही है। और उस पे ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर आपने कोई कंप्लेन करी है तो ये बैंक की ड्यूटी बनती है कि जो भी बोरोवर की कंप्लेन आई है उस पर एक्शन ले और टाइमली एक्शन ले। और अगर आपके पास ना कोई नोटिस आ रहा है ना कोई कम्युनिकेशन है तो आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से सेटलमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और जब तक आपका सेटलमेंट नहीं होता है तब तक आपका जो भी लोन मैटर है उसको आप लीगली हैंडल करें, किसी भी एडवोकेट के माध्यम से करें। जब रिकवरी प्रक्रिया करने के बाद रिकवरी करना इम्पॉसिबल हो जाता है और जो
रिकवरी है वो नहीं हो पाती है तो बैंक एनबीएफसी आपको कम से कम अमाउंट में ऑफर करती है। अगर आपको लग रहा है कि वो अमाउंट भी ज्यादा है तो आप उसको भी नेगोशिएट कर सकते हो। तो अगर आप समर्थ नहीं हो उतना पैसा देने में जो बैंक ने ऑफर किया है तो आप बैंक को बताओगे कि मैं अभी इतना पैसा देने में समर्थ नहीं हूं, आप मुझे इतना अमाउंट कर दीजिए और उनसे उस अमाउंट का ऑफर लेटर मांगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि एजेंट के द्वारा, किसी एजेंसी के द्वारा उनको कई बार फ्रॉड सेटलमेंट लेटर भी मिल जाते हैं और कई बार सेटलमेंट लेटर मिलता भी नहीं है, वो वर्बली ही सेटलमेंट कर लेते हैं, जो भी अमाउंट वो बोलते हैं पे कर देते हैं। अब यहाँ पे कभी भी आप सेटलमेंट करते हो तो सबसे पहले बैंक एनबीएफसी से आप बोलोगे कि ठीक है मैं इस सेटलमेंट के लिए एग्री हूं, मुझे मेल के माध्यम से एक ऑफर लेटर दिया जाए और उस ऑफर लेटर में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं आप उनको अच्छे से पढ़ें कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है, उसमें एनओसी देने की बात की है या नहीं की है, नो ड्यू सर्टिफिकेट देने की बात की है या नहीं की है, इन चीजों का आप ध्यान रखिए। और जो आपका ऑफर लेटर है अगर आपको लग रहा है कि फ्रॉड है, हमें समझ नहीं आ रहा कि रियल है कि फेक है, तो आप ब्रांच जाकर के भी उस ऑफर लेटर को वेरीफाई कर सकते हैं और वेरीफाई करने के बाद ही आप सेटलमेंट अमाउंट पे करें। जो भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है जिस पर आपको सेटलमेंट मिल रहा है वो अमाउंट लिखा होना चाहिए, किस अकाउंट के लिए सेटलमेंट हो रहा है वो लिखा होना चाहिए। तो जो भी प्रॉपर डिटेल्स है उस सेटलमेंट लेटर में लिखी होनी चाहिए। आपको कोई भी ऑफर लेटर आ रहा है तो जो भी ये डिटेल्स हैं उस लेटर में मेंशन होनी चाहिए। बैंक एनबीएफसी अगर मेंशन नहीं करता है तो आप उनसे बोल सकते हो कि ये डिटेल्स मेंशन नहीं है, मुझे ये डिटेल्स इस ऑफर लेटर में चाहिए, तो वो आपको दूसरा ऑफर लेटर इनिशिएट करके देंगे। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, आप उसको एक्सेप्ट ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज जब कोई ऑफर लेटर आता है तो आपको सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करते हैं तभी वो फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सेटलमेंट लेटर आ रहा है, अगर आपके हिसाब से उसमें ऑफर नहीं दिया गया है या जो बात की गई है उस हिसाब से नहीं है तो उनको तुरंत ही मेल पे रिप्लाई करें कि हमारी जो बात हो रही थी उसके हिसाब से हमें ऑफर लेटर नहीं मिला है। अब बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि चुप बैठ जाते हैं कि हमें करना ही नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपसे बात हुई है उस तरीके से नहीं है तो आप उसमें मेल के माध्यम से उनको बता सकते हो कि इसलिए मैं इस ऑफर लेटर को नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो अगर आपको कम से कम में सेटलमेंट करना है उसके लिए मैंने आपको हर तरीके से क्या क्या आप चीजों को फॉलो करें, किन किन चीजों को ध्यान रखें और इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपना सेटलमेंट बैंक एनबीएफसी से कर सकते हैं। कोई भी अनसिक्योर लोन है और अगर आप किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो सेटलमेंट हो सकता है। तो इसलिए अपनी लायबिलिटीज को क्लोज करें, सेटलमेंट करके करें, पर अपनी लायबिलिटीज को क्लोज जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि अपना लोन अकाउंट आपका एनपीए हो गया, आउटस्टैंडिंग जो बढ़ता जा रहा है, वो कहते हैं हम नहीं पे कर रहे, और जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो बढ़ता जाता है और वो लाखों में पहुंच जाता है और तब आपको समझ में आता है कि हमारा इतना आउटस्टैंडिंग हो गया है, अब हम क्या करें। सेटलमेंट तो आपको तब भी करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपके पास कोई अच्छा सा ऑफर आता है, आप उसको नेगोशिएट करना चाहते हो तो नेगोशिएट कर लीजिए और सेटलमेंट करके अपनी लायबिलिटीज क्लोज कर लीजिए, तभी आप इस लायबिलिटीज से निकल सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।